channel. I'll crack it. Hope you all are doing well. So today is our day 23 video on MCQs series from chapter Indian Economy on the Eve of Independence. So this is a part of Indian Economy subject. So this is the first chapter of Indian Economy. तो ये हमारा part 2 video है on this chapter. Part 1 हमने कल किया था. So hope you understand the previous part very well. तो start करते हैं आज का part. स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए बिकॉज आने वाले दिनों में आपको बहुत सारे ऐसे लेसन्स मिलेंगे जो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे. तो स्टार्ट करते हैं आज का लेसन. आज का फर्स्ट क्वेश्चन और 6th क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर. तो हर पर डे में हम 5 MCQs कर रहे हैं. उसी तरीके से बाकी वीडियोस के आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे अगर आप देखना चाहेंगे, क्योंकि जरूर देखिएगा. आपसे यही कहूंगी, बहुत हेल्पफुल वीडियोस हैं. हर एक कंसेप्चुअल पॉइंट से बहुत हेल्पफुल है क्योंकि हम 3 चैप्टर्स ऑलरेडी कर चुके हैं जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के पार्ट थे, जो आपके टर्म 1 के MCQs में आने वाले हैं पेपर में. तो वो हम कर चुके हैं. उनके जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. साथ ही साथ आप चैनल के प्लेलिस्ट में भी चेक कर सकते हैं. MCQs का प्लेलिस्ट है, उसमें आपको सारे डे 1 से लेकर लास्ट तक आपको सारे डेज के वीडियोस मिल जाएंगे. स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन. आज का क्वेश्चन नंबर 6. क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में? असर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन है. अब कल के दिन में हमने जो फीचर्स डिस्कस किए थे, फीचर्स का पॉइंट किया था. अब कुछ बेसिक फीचर और भी है, प्रिंसिपल फीचर्स जिसे बोलते हैं. अब ये सारे फीचर्स जो है थोड़े थोड़े रिलेटेड है इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडियन एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से. क्लियर? जो एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से सारे फीचर्स रिलेटेड है, आज के दिन में हम करेंगे और ये आज खत्म नहीं होंगे. कुछ पॉइंट्स हमें कल भी करने पड़ेंगे. सो ये टॉपिक कंटिन्यू रहेगा कल तक भी. क्लियर? तो ये जो है फीचर से रिलेटेड है ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर के. क्लियर? ऑन द ईवी ऑफ इंडिपेंडेंस. तो अब उसी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सोचकर आंसर्स देने हैं. असर्शन में क्या बोल रहे? ऑन द ईवी ऑफ इंडिपेंडेंस देयर वाज द लैक ऑफ मींस विद द फार्मर्स एंड लैक ऑफ इंसेंटिव टू द टिलर ऑफ सॉइल. अब वो बोल रहे हैं जब ऑन द ईवी ऑफ, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, जब बाय द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस होने वाली थी तो क्या हुआ? देयर वाज लैक ऑफ मींस. बहुत सारे मींस नहीं थे, मतलब सोर्सेस नहीं थे हमारे पास विद द फार्मर्स के पास. एंड लैक ऑफ इंसेंटिव्स टू द टिलर ऑफ सॉइल. अब टिलर ऑफ जो सॉइल थे, उन पर जो काम करने वाले थे, सॉइल पर काम करने वाले थे, उनको इंसेंटिव्स भी बहुत कम मिलते थे. लैक ऑफ, बहुत कमी थी उनमें, इंसेंटिव्स की बहुत कमी थी. तो क्या ये चीज जो बोल रहे बिल्कुल करेक्ट है? जी बिल्कुल करेक्ट है. क्यों करेक्ट है? क्योंकि हमें पता है जब इंडिपेंडेंस होने वाली थी तो ब्रिटिश जो इकोनॉमी थी उन्होंने इंडियन इकोनॉमी को बहुत ही एक्सप्लॉइट किया था, स्पेशली फार्मिंग को, स्पेशली एग्रीकल्चर को बहुत ही एक्सप्लॉइट किया था. क्लियर? तो इस वजह से हम ये बोल सकते हैं, ये जो भी लिखा हुआ है, कमी थी सोर्सेज की, मींस की, और इंसेंटिव्स जो थे, उन पे काम करने वाले थे जो लोग, उन्हें बहुत कम दिए जाते थे. क्लियर? अब रीजन क्या थे हमें पता है. यहाँ जब भी अगर बात की जाए कि पुराने टाइम की, हमने जो पुरानी फिल्म्स हैं उनमें भी देखा है कि उनमें जो जिम्मेदारी का सिस्टम था, जो ऑनर ऑफ द लैंड था, जो उन पे काम करने वाला व्यक्ति था, उस पर बहुत ही मतलब उसको प्रॉपर तरीके से इंसेंटिव नहीं मिलते थे, बहुत ही उस पर अत्याचार किया जाता था. ठीक. सो इन सारी चीजों को हम नॉलेज में रखते हुए ये सब बोल सकते हैं कि ऑन द ईवी ऑफ इंडिपेंडेंस there was a lack of means with the farmers and lack of incentives to the tiller of soil. ये चीज की हमें पता है, तो ये बिल्कुल करेक्टली एक्सप्लेन किया गया है सर. अब रीजन पर चलते हैं. रीजन में क्या बोल रहे हैं? प्रोडक्शन as well as productivity were found to be extremely low on the eve of independence. अब प्रोडक्शन क्या है, प्रोडक्टिविटी क्या है, अगर आपको पता है तो बहुत इजी हो जाएगा. अब क्या होता है प्रोडक्शन? जैसे कि हमें पता है प्रोडक्शन करना मतलब कि जो हम टोटल आउटपुट को बोल सकते हैं, टोटल आउटपुट जितना भी प्रोडक्शन किया जा रहा है, किसी भी चीज की, किसी भी क्रॉप की जो भी प्रोडक्शन की जा रही है, उसे टोटल जितना भी आउटपुट निकल आ रहा है उसे बोलते हैं प्रोडक्शन. लेकिन प्रोडक्टिविटी क्या होता है? प्रोडक्टिविटी होता है आउटपुट जो पर हेक्टर ऑफ लैंड से निकल कर आता है, उसे बोला जाता है प्रोडक्टिविटी. क्लियर? तो दे वर फाउंड टू बी एक्सट्रीमली लो. वो बोल रहे हैं प्रोडक्शन एज वेल एज प्रोडक्टिविटी दोनों ही लो थे, एक्सट्रीमली लो थे ऑन द वे ऑफ इंडिपेंडेंस. क्या बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं? जी ये भी ठीक है. क्यों ठीक है? तो देखिए क्या है कि अगर हम बात करें लैक ऑफ मींस थे, यहाँ पर बात हो गई ना क्लियर, लैक ऑफ मींस थे. क्लियर? लैक ऑफ मींस थे इसीलिए थे क्योंकि अगर प्रोडक्शन लो थी तभी तो लैक ऑफ मींस की बात आई. प्रोडक्टिविटी कम किस वजह से थी? क्योंकि लैक ऑफ मींस थे.
कमी थी रिसोर्सेज की और इंसेंटिव्स नहीं दिए जाते थे। ऑब्वियसली जब इंसेंटिव किसी को कम मिलेंगे तो वो प्रोडक्शन कैसे करेगा, प्रोडक्टिविटी के पर ध्यान कैसे देगा, तो तभी वो काम कम करेगा। अगर उसको कोई बेनिफिट नजर आएगा, टिलर ऑफ सॉइल्स जो थे काम करने वाले, उनको कोई बेनिफिट नजर आता तभी वो अपनी मेहनत लगाकर और काम करते। जीडीपी हमने प्रीवियस कल वाले लेसन में बात भी की थी कि जो जीडीपी थी बहुत कम दी जाती थी फ्रॉम द, हम निकल कर आती थी फ्रॉम द एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू। क्लियर? तो एग्रीकल्चर जो सेक्टर था वो बहुत ही डोमिनेटेड था, हमने कल भी पढ़ा था, क्योंकि 72% जो थी कंट्री का वर्किंग पॉपुलेशन एंगेज था एग्रीकल्चर पर जो कंट्रीब्यूशन था एग्रीकल्चर का टूवर्ड्स द जीडीपी वो ओनली 50% था। ये चीज हम कल पढ़ चुके थे। तो इस वजह से हम बोल सकते हैं कि प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी वर फाउंड टू बी एक्सट्रीमली लो ऑन द वे ऑफ इंडिपेंडेंस, बहुत लो थे। अब इनका ये अगर हम बात करें, अब दोनों सही लग रहे हैं, रीजन भी करेक्ट लग रहा है और असर्शन भी करेक्ट लग रहा है, लेकिन क्या ये दोनों आपस में रिलेटेड है वो हम कैसे चेक करते हैं? बिकॉज लगाकर। क्लियर? अब दोबारा से पढ़िए और देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें कि यहाँ पर बात किसकी चल रही है, देयर वाज अ लैक ऑफ मींस विद द फार्मर और लैक ऑफ इंसेंटिव की बात चल रही है, और सीधा सीधा प्रोडक्टिविटी भी इसी से रिलेटेड चीज है। तो यहाँ से ही हमें क्लियर हो रहा है कि ये दोनों आपस में रिलेटेड हैं। बट अगर हम फिर से लाइन पढ़े और आपस में इनको रिलेट करें, on the eve of independence there was a lack of means with the farmer and lack of incentive to the tiller of soil because प्रोडक्शन एज वेल एज प्रोडक्टिविटी वर फाउंड टू बी एक्सट्रीमली लो ऑन द वे ऑफ इंडिपेंडेंस। तो दोनों चीजें आपस में रिलेट कर गई, वहां से क्लियर हो रहा है प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी बोथ आर रिलेटेड विद व्हाट, लैक ऑफ मींस एंड लैक ऑफ इंसेंटिव से रिलेटेड है। तो यहां से हमें क्लियर हो रहा है कि असर्शन एंड रीजन आर बोथ ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन इज देयर ऑफ रीजन फॉर असर्शन। क्या? तो हमारा ऑप्शन एक ठीक हो जाता है, करेक्ट हो जाता है, आंसर बन जाता है ये हमारा। तो इस वजह से क्या बोल सकते हैं, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगी, ये ऑप्शन गलत हो जाएगी, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगी। अब चलते हैं इसके आंसर पर। तो देखिए आंसर क्या है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। अब इसको ध्यान से पढ़िएगा। अब ये भी मैंने बोला कि ये हमारे प्रिंसिपल फीचर्स है ऑन द एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन द ईवी ऑफ इंडिपेंडेंस। कल हमने थोड़े से बेसिक किए थे ऑन द ईवी ऑफ इंडिपेंडेंस, जो फीचर थे हमारे इकोनॉमी के, फीचर्स जो थे वो किए हमने, फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी किए थे। लेकिन आज जो हम कर रहे हैं फीचर्स वो है एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से ऑन द ईवी ऑफ इंडिपेंडेंस। क्लियर? अब उसी पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाएगी, हर एक पॉइंट पे एग्रीकल्चर की बात आएगी। क्लियर? तो अब ऑन द ईवी ऑफ इंडिपेंडेंस देयर वाज लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, लो प्रोडक्शन थी और प्रोडक्टिविटी थी, ये हमें पता है। अब प्रोडक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन इज टोटल आउटपुट। प्रोडक्शन किसे बोला जाता है? टोटल आउटपुट को। लेकिन अगर हम प्रोडक्टिविटी की बात करें तो ये क्या होता है? आउटपुट पर हेक्टर ऑफ लैंड। पर हेक्टर ऑफ लैंड पर जो प्रोडक्शन आउटपुट निकल कर आता है उसे बोलते हैं प्रोडक्टिविटी। क्लियर? तो बोथ प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी वर फाउंड टू बी एक्सट्रीमली लो ऑन द वे ऑफ इंडिपेंडेंस। बोथ दोनों ही प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों ही लो थे ऑन द वे ऑफ इंडिपेंडेंस। क्लियर? दिस वॉज अ रिजल्ट, इस वजह से क्या हुआ, लैक ऑफ मीन्स ऑफ विद द फार्मर्स हो गए, उनके जो सोर्सेस थे उनमें कमी आ गई। जो फार्मर के सोर्सेस होने चाहिए थे, बहुत सारे सोर्सेस होते हैं जैसे फार्मिंग की जाती है, उन सोर्सेस की कमी थी। और लैक ऑफ इंसेंटिव्स टू द टिलर ऑफ सॉइल, अब जो काम करने वाले थे सॉइल पर उनमें उनको जो इंसेंटिव दिए जाते थे उनमें भी बहुत कमी थी। तो जिस वजह से प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली लो थे। क्लियर? सो इस चीज को बहुत लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट किया था हमारी कंट्री पे। क्लियर? तो इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा था इस चीज का। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 एंड सेकंड क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, डैश इज एन इंटरमीडिएरी बिटवीन द कॉलोनियल गवर्नमेंट एंड पीजेंट्स। तो ये कौन सा एक इंटरमीडिएरी है, जो क्या है इंटरमीडिएरी, जो इंटरमीडिएरी किसे बोला जाता है? इंटरमीडिएरी बोला जाता है जो मिडिल मैन होता है। क्लियर? अब ये कौन सा इंटरमीडिएरी है, मिडिल मैन है, जो किसके बीच में है? कॉलोनियल गवर्नमेंट एंड द पीजेंट। क्लियर? तो पीजेंट और जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थे उनके बीच में कौन सा ऐसा पर्सन है, इंटरमीडिएरी है, किसे क्या बोला जाता है, उसका नाम क्या है? क्लियर? तो पीजेंट क्या होता है? जो स्मॉल और पुअर जो होल्डर्स थे, एग्रीकल्चर लेबरर्स थे जिन्हें बोला जाता था, जैसे हम टिलर्स बोल रहे थे। क्लियर? लेकिन जो ऑनर भी थे पीजेंट। क्लियर? तो जिनके पास छोटा सा पार्ट था लैंड का। क्लियर? तो उनको बोला जाता, कॉलोनियल गवर्नमेंट उस समय की गवर्नमेंट को बोला गया। क्लियर?
तो ऐसा कौन सा इंटरमीडिएरी है, मिडलमैन है बिटवीन द कॉलोनियल गवर्नमेंट एंड पीजेंट? छोटे छोटे जो एग्रीकल्चर से स्मॉल होल्डर्स थे, उनको उनके पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा ऐसा व्यक्ति था मिडलमैन? क्या बोला जाता है? ऑप्शन ए पढ़िए, टिलर्स है, टिलर्स बोला जाता है क्या उसे? तो टिलर्स तो उस सॉइल पर काम करने वाले व्यक्ति को बोला जाता था, वो ऑनर नहीं बोल सकते, क्लियर? तो जमींदार, जमींदार तो टिलर्स तो हो नहीं सकता ना, टिलर्स तो आगे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा कि टिलर्स जो थे, टिलर्स ऑफ सॉइल को जो थे, देखिए टिलर्स ऑफ सॉइल जो थे उनके इनको इंसेंटिव्स मिलते थे, मतलब वो काम करने के इंसेंटिव्स लेते थे, तो वो तो ऑब्वियसली पहले ही लो थे, तो टिलर्स इसका आंसर हो नहीं सकता। जमींदार, फेमिनीज, नन ऑफ दीज, तो कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी? तो अगर आपको आंसर पता है तो आंसर अपना साइड पर जरूर लिखिएगा, इससे आपकी कंसेप्चुअल नॉलेज जरूर टेस्ट होगी। तो आंसर है इसका जमींदार। जमींदार क्या है, कौन है, पढ़ते हैं आप डिटेल में। आंसर है ऑप्शन बी जमींदार। तो देखिए, अ सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू दैट वर्क थ्रू मिडलमैन कॉल्ड जमींदार। अब जो एक लैंड का सिस्टम है, लैंड रेवेन्यू का सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू था दैट वर्क थ्रू द मिडलमैन। अब देखिए सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू क्या था, जब क्या था कि गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने एक सिस्टम चलाया जिसे बोला जाता था लैंड रेवेन्यू का सिस्टम। जो लैंड सेटलमेंट सिस्टम बोला जाता था वो एक एक्सप्लॉइटिव लैंड सिस्टम था। उसके रिगार्डिंग आगे भी हम पढ़ेंगे इसी वीडियो में, अगले क्वेश्चन में इसके रिगार्डिंग हम डिटेल में करेंगे। तो देखिए एक लैंड एक्सप्लॉइटेशन सेटलमेंट सिस्टम था, जिसमें क्या था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक यूनिक सिस्टम बनाया, लैंड सिस्टम बनाया, और ये एक ट्रायंगुलर रिलेशनशिप था बिटवीन गवर्नमेंट, ऑनर ऑफ द सॉइल एंड टिलर ऑफ द सॉइल। अब ये जो सिस्टम था, इनका रिलेशनशिप था आपस में, उस रिलेशनशिप का मतलब क्या था, वो किसके लिए बनाया गया था? लैंड रेवेन्यू से, लैंड रेवेन्यू से रिलेटेड था कि लैंड से भी उनको कमाई हो सके, और ये चीज बनाई गई थी विद द हेल्प ऑफ जमींदार, क्लियर? जमींदार जो थे मिडलमैन पर्सन थे, इंटरमीडिएरी थे बिटवीन द कॉलोनियल गवर्नमेंट एंड द पीसेंट्स। अब ये थे मिडलमैन, इसी वजह से इनका बहुत बड़ा रोल था उस टाइम पर। अब ये जमींदार पॉजिटिव सेंस में बहुत ज्यादा हेल्पफुल नहीं रहे, ये बहुत नेगेटिव सेंस में बहुत इन्होंने मतलब एक्सप्लॉइट किया था इन्होंने भी। इसके रिगार्डिंग भी हम इसी वीडियो में डिटेल में आगे बात करेंगे, क्लियर? तो ऑनर्स ऑफ द लैंड और सॉइल वर द जमींदार्स एंड द टिलर ऑफ द सॉइल वर पीजेंट एंड लेबरर हु वर्कड ऑन द फार्म्स ऑफ द जमींदार। अब देखिए, जो ऑनर थे लैंड के उन्हें क्या बोला जाता था? जमींदार। जो टिलर थे सॉइल के उन्हें क्या बोला जाता था? पीजेंट। तो देखिए अभी क्लियर हो गया ना, पीजेंट वर्ड में कंफ्यूजन थी कि पीजेंट कॉलोनियल गवर्नमेंट एंड पीजेंट, पीजेंट थे काम करने वाले उन पर, क्लियर? तो इसीलिए यहाँ पर लिखा गया था इस क्वेश्चन में, देखिए पीजेंट के यहाँ पर ऑप्शन में टिलर था, लेकिन टिलर एंड द पीजेंट आर तो बोथ सेम थिंग्स, क्लियर? तो वो मिडलमैन तो हो ही नहीं सकते। अब कॉलोनियल गवर्नमेंट और पीजेंट के बीच में कोई ऐसा मिडलमैन बताना था, तो पीजेंट तो हो नहीं सकते, मिडलमैन थे जमींदार, क्लियर? तो टिलर्स ऑफ द सॉइल जो थे वो काम करने वाले थे, क्लियर? पीजेंट्स जिन्हें बोला जाता था। अब लेबरर हु वर्कड ऑन द फार्म, लेकिन लेबरर भी थे जो काम करते थे ऑन द फार्म्स ऑफ जिमीदार, तो जिमीदार के फार्म पर काम करने वाले को लेबरर बोला जाता था, क्लियर? तो ये कुछ बेसिक चीजें जिनके बारे में आपको पता होना जरूरी है इस चैप्टर के रिगार्डिंग, क्लियर? तो ये हमारा बेसिक भी है ऑन द वे ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि या फिर हम बोल सकते हैं इंडियन इकोनॉमी, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी का ये इंट्रोडक्टरी चैप्टर है। आपके आने वाले चैप्टर्स में बहुत हेल्पफुल चैप्टर है, और एक थोड़ा सा डिफरेंट चैप्टर भी है, जो आपने मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा उससे डिफरेंट चीजें हैं इसमें, क्लियर? सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, which of the following is incorrect with respect to the exploitative land settlement system on the eve of independence? तो देखिए अभी हमने पढ़ा कि एक्सप्लॉइटिव लैंड सेटलमेंट सिस्टम के बारे में प्रीवियस अभी क्वेश्चन में हमने पढ़ा, जमींदार से रिलेटेड जो चीज थी, लेकिन आगे अभी मैंने बोला था डिटेल में करेंगे, तो यही क्वेश्चन है जो इसके रिगार्डिंग हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे। तो देखिए बोल रहे हैं कि कौन सी स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है, जो कि विद रिस्पेक्टिव ऑफ किससे है? एक्सप्लॉइटिव लैंड सेटलमेंट सिस्टम से ऑन द वे ऑफ इंडिपेंडेंस। सभी क्वेश्चन ऑन द वे ऑफ इंडिपेंडेंस से ही रिलेटेड है, सभी ही, क्लियर? क्योंकि ये चैप्टर ही वही है और सारे क्वेश्चंस उसी से रिलेटेड ही होंगे मेनली। तो हमारा ऑप्शन ए में बोल रहे हैं प्रॉफिट जनरेटेड फ्रॉम द कल्टीवेशन वर टू बी एक्रू टू द जमींदार्स इंस्टेड ऑफ कल्टीवेटर्स। तो जो प्रॉफिट जनरेट किया जाता था फ्रॉम द कल्टीवेशन वर टू एक्रू टू द जमींदार्स इंस्टेड ऑफ कल्टीवेटर्स, क्या ये चीज करेक्ट है?
ऑब्वियसली मैंने बोला भी था आपको कि जमींदार पॉजिटिव सेंस में नहीं, नेगेटिव सेंस में ज्यादा हेल्पफुल थे एक्चुअली कंट्री को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को। क्लियर, पॉजिटिव सेंस में उन्होंने कम हेल्प की थी, ज्यादा नेगेटिव सेंस में वो रोल प्ले कर रहे थे। क्लियर, तो प्रॉफिट जितना भी जनरेट होता था, जो जितना भी प्रॉफिट कल्टीवेशन से जनरेट होता था, दैट एक्रू टू, वो किस पे एक्रू करता था? जमींदार इंस्टेड ऑफ कल्टीवेटर्स। वो उस जमींदार के पास जाता था, कल्टीवेटर्स के पास नहीं जाता था। क्लियर, तो जमींदार डिड नॉट हैव एनी ऑब्लिगेशन और लाइबिलिटी टुवर्ड्स गवर्नमेंट। अब बोल रहे हैं कि जमींदार की कोई भी ऑब्लिगेशन या लाइबिलिटी नहीं थी गवर्नमेंट की तरफ। जमींदार्स वर फ्री टू एक्सट्रैक्ट एज मच फ्रॉम द टिलर्स ऑफ द सॉइल दे कुड। जमींदार जो थे फ्री थे, जितना भी चाहे वो एक्सट्रैक्ट कर सके, जितना भी उनसे काम करवा सके टिलर ऑफ द सॉइल से, जितना भी उनकी मर्जी होती थी। मतलब वो पूरा उन पर अपना जोर लगाकर काम करवाते थे इन द इनडायरेक्टली सेंस। क्लियर, जमींदार डिड नथिंग टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर। जमींदार ने कुछ भी नहीं किया इम्प्रूव करने पर कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर पर। एग्रीकल्चर की कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया। तो जैसे कि मैंने बोला कि ये नेगेटिव सेंस में हेल्पफुल थे, तो नेगेटिव सेंस में तो हेल्पफुल नहीं बोला जा सकता, नेगेटिव सेंस में इनका रोल प्ले किया जा सकता था जमींदार का। तो ये चीज जो डी ऑप्शन में बोल रहे हैं नेगेटिव सेंस में बोल रहे हैं। क्लियर, तो जी ये फिर बिल्कुल करेक्ट होगी, उसके ही फेवर में है। क्लियर, तो इसका मतलब ये इनकरेक्ट नहीं हो सकती ना, इनकरेक्ट नहीं हो सकती। एक्सप्लॉइटिव के केस में हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है विच इज रिलेटेड विद द जिम्मेदार। क्लियर, तो प्रॉफिट जनरेटेड जो है वो भी करेक्ट बोल दिया। अब ऑप्शन बी पर और सी पर हमें चलना है। तो ऑप्शन बी अगर बोल रहे कि जमींदार डिड नॉट पे एनी ऑब्लिगेशन टू द लायबिलिटी टुवर्ड्स गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की तरफ उनकी कोई भी लायबिलिटी नहीं थी, ऑब्लिगेशन नहीं थी, ऐसा कैसे हो सकता है? अब देखिए उस टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल था, तो क्या उसको, अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी पढ़ा, लैंड रेवेन्यू की वजह से जमींदारी सिस्टम आया। तो लैंड रेवेन्यू इज अ पार्ट ऑफ टैक्स। तो टैक्स किसके पास जाता है? गवर्नमेंट के पास जाता है। तो टैक्स अगर गवर्नमेंट के पास जाता है, इट इज ऑब्वियस कि जमींदार को मिडलमैन बनाया गया, बिकॉज गवर्नमेंट चाहती थी उसके पास लैंड रेवेन्यू आए। और लैंड रेवेन्यू किसकी हेल्प से आएगा? जमींदार की हेल्प से आएगा। तो अगर उसकी कोई ऑब्लिगेशन नहीं थी तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो होना चाहिए था ना, ऑब्लिगेशन तो होनी चाहिए, तो तभी ये होनी चाहिए। लेकिन उन्होंने बोला कि कौन सी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो ये इनकरेक्ट ही है। तो इसका मतलब यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर, सो बाकी ऑप्शंस गलत हो जाएंगे बिकॉज दे आर इन द फेवर ऑफ दिस एक्सप्लॉइटिव लैंड सेटलमेंट सिस्टम ऑन द ईवी ऑफ इंडिपेंडेंस। क्लियर, सो अब चलते हैं आंसर पर। आंसर इसका ऑप्शन बी ही है, जमींदार डिड नॉट पे एनी ऑब्लिगेशन और लायबिलिटी टुवर्ड्स गवर्नमेंट। अब ऐसा क्यों? अब देखिए एक्सप्लॉइटिव लैंड सेटलमेंट सिस्टम जो था वो सेटअप बाय द ब्रिटिश, जैसे कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी आपको बताया था कि ये सेटअप किया गया था बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया। ये एक रिलेशनशिप था बिटवीन द गवर्नमेंट, ऑनर्स ऑफ द लैंड एंड द टिलर्स ऑफ द सॉइल। दिस सिस्टम इज नोन एज जमींदारी। अब ये सिस्टम को जो रिलेशनशिप बनाया गया था, ट्रायंगुलर रिलेशनशिप बनाया गया था, इस सिस्टम को क्या बोला जाता था? जमींदारी सिस्टम। क्लियर, और डिस्टिंक्ट फीचर्स जो थे अब इस जमींदारी सिस्टम के क्या थे वो पढ़ते हैं। अब जमींदार जो थे वो रिकॉग्नाइज्ड एज परमानेंट ऑनर ऑफ द सॉइल। अब उनको क्या बोला जाता था? परमानेंट ऑनर बोला जाता था सॉइल के, विच इंप्लाइज दैट द प्रॉफिट जनरेटेड फ्रॉम द कल्टीवेशन वेयर टू एक्रू टू द जिम्मेदारी इंस्टेड ऑफ कल्टीवेटर। अब जिसमें क्या होता था, प्रॉफिट जो जनरेट किए जाते थे फ्रॉम द कल्टीवेशन वर एक्रू टू जमींदार इंस्टेड ऑफ कल्टीवेटर्स। कल्टीवेटर्स की बजाय प्रॉफिट सारे किसके पास जाते थे? जमींदार के पास जाते थे। अब जमींदार वर टू पे अ फिक्स्ड सम टू द गवर्नमेंट एज अ लैंड रेवेन्यू, जैसे कि हमने सेकंड जो हमारा ऑप्शन था जिसमें बोला जा रहा था कि कोई भी उनकी ऑब्लिगेशन नहीं थी, जो हमने बोला कि इनकरेक्ट है, तो वो बिल्कुल इनकरेक्ट थी। उसकी जगह पर क्या होना चाहिए था? जमींदार वर टू पे अ फिक्स्ड सम टू द गवर्नमेंट एज अ लैंड रेवेन्यू। जमींदार को एक फिक्स जो सम था गवर्नमेंट को देना पड़ता था एज अ लैंड रेवेन्यू। बोला था ना मैंने, प्रीवियस सारे क्वेश्चंस जो आ रहे हैं एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से समझ लेंगे तो वो आपको अगले क्वेश्चन में जरूर हेल्प करेगा। क्लियर, तो किसी ना किसी पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक क्वेश्चन एक दूसरे के साथ जरूर रिलेटेड होता है, तो हर एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझा कीजिए। ये सारे क्वेश्चंस बहुत हेल्पफुल होंगे अगर ये सेम क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन सिलेबस तो सेम है ना किसी पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें से ही आपके क्वेश्चंस आएंगे। सो अगर आप इसको डिटेल में एक्सप्लेनेशन को ध्यान से समझेंगे so this will be very helpful to you for the exam point of view. Clear, so zamindars were free to extract as much from the pillars, sorry यहाँ पर tillers आएगा, pillars लिखा गया, tillers।
टिलर्स, इसको कट करके टिलर्स कर लीजिए। तो जमींदार वर फ्री टू एक्सट्रैक्ट एज मच फ्रॉम द टिलर्स ऑफ द सॉइल दे कुड। अब देखिए ये भी हमने पढ़ा कि जो जमींदार थे वो फ्री थे, उन पर कोई भी दबाव नहीं था, किसी गवर्नमेंट का नहीं था कि वो ऐसा नहीं कर सकते, वो अपनी मर्जी से जितना भी एक्सप्लॉइट कर सकते थे वो टिलर्स को आगे एक्सप्लॉइट कर रहे थे। क्लियर, उनसे जितना भी काम करवाना चाहते थे वो करवा सकते थे, वो फ्री थे, किसी पर भी किसी चीज का भी उन पर दबाव नहीं था कि वो ऐसा नहीं करेंगे नहीं तो उनको जेल हो जाएगी या कुछ, ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। वो फ्री थे इस चीज को रिगार्डिंग, वो जितना चाहे उतना काम करवा सकते थे उनसे। तो कोई भी उन पर, उनको पैसे भी बहुत कम देते थे, वो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी पढ़ा कि वो बहुत ही कम उनको पैसे देते थे टिलर्स ऑफ सॉइल को। क्लियर, सो द ओनली इंटरेस्ट ऑफ द जमींदार वाज टू मैक्सिमम रेवेन्यू। अब उनका मेन इंटरेस्ट, ओनली इंटरेस्ट था क्या, मैक्सिमम रेवेन्यू कमाना, कलेक्शन करना, इग्नोरिंग द प्लेज ऑफ द टिलर्स। उनको टिलर्स की कोई परवाह नहीं थी, टिलर्स की उनके अपने ऑब्जेक्टिव को ध्यान में बिल्कुल भी नहीं रखा जाता था। वो अपने बारे में सोचते थे, सिर्फ किसी के बारे में सोचते थे। ओनली इंटरेस्ट क्या था, मैक्सिमाइज रेवेन्यू कलेक्शन, इग्नोरिंग द प्लेज ऑफ टिलर्स। अब जमींदार डिड नथिंग टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर। अब जमींदार ने कुछ भी नहीं किया, इस वजह से हम बोल सकते हैं कि उन्होंने कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए, एग्रीकल्चर की कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए कुछ भी नहीं ऐसा किया। So, ये था हमारा पॉइंट रिलेटेड विद एक्सप्लॉइटेशन ऑफ लैंड रेवेन्यू सिस्टम। तो ये हमारा ये भी एक क्या है, फीचर है विच इज रिलेटेड विद द इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम ऑन द वे ऑफ इंडिपेंडेंस। तो कुछ पॉइंट्स हम जो कर रहे हैं ये सारे फीचर्स ही हैं रिगार्डिंग इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम ऑन द वे ऑफ इंडिपेंडेंस। क्लियर, सो आज की वीडियो में भी चलेगा, कल की वीडियो में भी ये पॉइंट्स चलेंगे। क्लियर, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्चुअली ये पॉइंट टॉपिक है, इस वजह से इससे मेनली क्वेश्चंस काफी लिए गए हैं। क्लियर, सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, दिस इज द सिस्टम व्हिच रेफर्स टू अ शिफ्ट फ्रॉम द subsistence cultivation to the cultivation of cash crop for the market. This system is known as feminist farming, subsistence farming, stagnant farming, commercial farming. अब देखिए इस सिस्टम के बारे में, एक सिस्टम है जिसके बारे में बोला जा रहा है कि क्या है, शिफ्ट फ्रॉम द सबसिस्टेंस कल्टीवेशन टू द कल्टीवेशन ऑफ कैश क्रॉप फॉर द मार्केट। अब ये ऐसा सिस्टम है जिसमें क्या किया जा रहा है, सबसिस्टेंट कल्टीवेशन। सबसिस्टेंट कल्टीवेशन से, सबसिस्टेंट कल्टीवेशन होती क्या है, सेल्फ के लिए जो की जाती है, अपने के लिए, अपने कंजम्पशन के लिए जो की जाती है उसे बोला जाता है सबसिस्टेंस कल्टीवेशन, विच इज फॉर सेल्फ कंजम्पशन। सेल्फ कंजम्पशन के लिए जो की जाती कल्टीवेशन है उसे बोला जाता है सबसिस्टेंस कल्टीवेशन। अब जब सेल्फ के लिए कल्टीवेशन जो किया जाता था उसे शिफ्ट करके किसमें कन्वर्ट किया गया, कल्टीवेशन ऑफ कैश क्रॉप में फॉर द मार्केट। जब मार्केट के लिए, लोगों के लिए कल्टीवेशन की जा रही थी तो उस चीज को अपने से लोगों तक कन्वर्ट करने वाली चीज को क्या बोला जाता है, इस सिस्टम को क्या बोला जाता है, फेमिनिस्ट फार्मिंग। क्या ये फेमिनिस्ट फार्मिंग है? सब्सिस्टेंस फार्मिंग, तो देखिए सब्सिस्टेंस फार्मिंग से ही तो कन्वर्ट किया जा रहा है, तो क्या ये कन्वर्ट करके कोई और बन रहा है, तो क्या ये सब्सिस्टेंस फार्मिंग होगा, सेल्फ कंजम्पशन होगी? बिल्कुल नहीं होगी, तो ये ऑप्शन तो पहले ही गलत हो जाती। स्टैग्नेंट फार्मिंग, जो स्टैग्नेंट वर्ड था कल भी हमने पढ़ा, स्टैग्नेंट वर्ड का मीनिंग क्या था, मेनली लो प्रोडक्टिविटी, लो चीज जिसका मीनिंग क्या होता है, लो। तो लो फार्मिंग क्या इसका रिलेटेड है, इससे रिलेटेड है? बिल्कुल रिलेशन नहीं लग रहा, क्योंकि यहाँ पर कल्टीवेशन की बात हो रही है विच इज फॉर सेल्फ, विच इज फॉर कैश क्रॉप। तो अभी यहाँ पर कोई भी लो वाला बात आ ही नहीं रही, तो ये भी गलत हो जाएगी। अब बचे दो ऑप्शंस, फेमिनिस्ट फार्मिंग और कमर्शियल फार्मिंग। तो देखिए अगर आपको पता हो तो ट्रेड इज रिलेटेड विद कॉमर्स। क्लियर, ये हमें पता है, ट्रेड इज रिलेटेड विद कॉमर्स। क्लियर, ट्रेड का मीनिंग क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कॉमर्स विच इज रिलेटेड विद कॉमर्स। क्लियर, तो कॉमर्स में भी यही चीज होती है। अब इसमें सेल्फ में की जाती थी, अब बेचने पर आ गए, वो क्रॉप को बेचना शुरू कर दिया मार्केट के लिए, कैश के लिए, पैसे के लिए। तो जहां पर पैसा आ रहा है तो वहां पर क्या आ रहा है, कौन सी चीज आ रही है, कॉमर्स आ रही है, कमर्शलाइजेशन आ रही है। तो इसमें इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका आंसर कमर्शियल फार्मिंग हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगी, ये ऑप्शन गलत हो जाएगी और ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगी। फेमिनिस्ट क्यों गलत हो रही है, इसके रिगार्डिंग हम अगले क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। ये क्या चीज है, क्यों है, इसके रिगार्डिंग डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर,
इसके आंसर पर चलते हैं। तो आंसर क्या है इसका? ऑप्शन डी, कमर्शियल फार्मिंग। तो देखिए क्या है कि कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर किया गया, और इसे क्या, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर को क्या बोला जाता है? रेफर्स टू हुआ जिसमें क्या किया जाता है? शिफ्ट ऑफ सब्सिस्टेंस कल्टीवेशन, जो कि सेल्फ के लिए की जाती कल्टीवेशन होती है, टू दी कल्टीवेशन ऑफ कैश क्रॉप फॉर द मार्केट। फार्मर्स वर फोर्स टू ग्रो कमर्शियल। अब देखिए ब्रिटिश रूल के अंदर फार्मर्स को क्या किया जाता था? तो पहले जो फार्मर्स थे बिफोर द एक्चुअली इंडिपेंडेंस हम बोल सकते हैं, बिफोर ब्रिटिश रूल हम बोल सकते हैं, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में भी कल के लेसन में भी डिस्कस किया था, हमारी कंट्री जो थी एक ऐसी कंट्री थी जो कि वाइब्रेंट और प्रॉस्परस इकोनॉमी थी, क्लियर, जिसमें क्या था? रूरल कल्टीवेटर्स थे, एग्रीकल्चर फ्रंट पे हमारी कंट्री को माना जाता था, क्लियर। तो वो जो एग्रीकल्चर फ्रंट पर माना जाता था वो सिर्फ अपने लिए करते थे, वहां पर कमर्शलाइजेशन का कोई भी रोल नहीं था। लेकिन ब्रिटिश के आने के बाद जो ब्रिटिश थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उनका मेन रोल क्या था कि हर एक चीज में उन्होंने कमर्शलाइजेशन लाई, हर एक पॉइंट ऑफ व्यू में उन्होंने कमर्शलाइजेशन लाई, क्योंकि वो चाहते थे कि फार्मर्स की जो क्रॉप्स हैं अगर वो फोर्स कर रहे थे उनको ग्रो करने के लिए, कि कमर्शलाइजेशन पर्पस के लिए, कि वो मार्केट में आए, उससे भी वो पैसा कमा सके, लैंड रेवेन्यू ले सके, क्लियर। अगर कोई अपने लिए करेगा तो उससे रेवेन्यू नहीं निकलेगा, गवर्नमेंट को कोई भी उससे हेल्प ही नहीं होगा। वो हर एक पॉइंट ऑफ व्यू में वहां पर सोच उनकी थी कि हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से उनको इनकम चाहिए थी, क्लियर। तो इसीलिए कमर्शलाइजेशन ऑफ फार्मिंग की गई कि फार्मर्स वर फोर्स टू ग्रो कमर्शियल क्रॉप्स टू कोप विद द नीड्स ऑफ द ब्रिटिश इंडस्ट्री, कि वो ब्रिटिश इंडस्ट्री को हेल्प कर सके। बहुत सारे कपड़े की इंडस्ट्री थी, इंडस्ट्री जो थी, लाइक अगर हम बात करें कॉटन, कॉटन एक एग्रीकल्चर के पर्पस के लिए माना जाता था। उन्होंने क्रॉप जो थी लाइक कॉटन की भी जो उसकी एग्रीकल्चर थी, क्रॉप्स थी, उनको भी कमर्शलाइजेशन इसीलिए किया था बिकॉज कि वो चाहते थे उससे वो इंडस्ट्री से अपना पैसा कमा सके। उन्होंने हमेशा ही ब्रिटिश इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा था, सो इसीलिए कमर्शलाइजेशन मेनली की जाती थी। तो कमर्शलाइजेशन को क्या बोला जाता था? जब सेल्फ के लिए कोई कल्टीवेट कर रहा है उसको शिफ्ट कर दिया जाता है इनटू द कैश क्रॉप फॉर द मार्केट, और उसे क्या बोला जाता है? कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, क्लियर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 or fifth question of this video. Refers to the serve shortage of food resulting in violent hunger and starvation. तो देखें ऐसी कौन सी चीज है जिसे बोला जाता है सर्व शॉर्टेज ऑफ फूड? सर्व शॉर्टेज ऑफ फूड बोला जाता है, विच रिजल्ट्स इन, क्या उसका रिजल्ट क्या निकल कर आता है? वायलेंट हंगर एंड स्टार्वेशन। बहुत ज्यादा हंगर, स्टार्वेशन को ही बोल जाते हैं, बहुत भूख, शॉर्टेज ऑफ फूड। अब ऐसी कौन सी चीज है? स्टैग्नेशन है, लो प्रोडक्टिविटी है, फेमिनिस्ट है, नन ऑफ दीज है। तो देखिए मैं सीधा इसका आंसर बता रही हूँ। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास फेमिनिस्ट, क्लियर। ऑप्शन सी विल बी द आंसर। ये आंसर क्यों है? स्टैग्नेशन के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन लो प्रोडक्टिविटी इसका आंसर नहीं हो सकता। तो नन ऑफ दीज भी नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा आंसर फेमिनिस्ट है। अगर ये थोड़ा बेसिक क्वेश्चन था, अगर आपको इसके बारे में नॉलेज होगी तो तभी आप बता पाओगे। अब फेमिनिस्ट क्या है इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते। तो देखिए फेमिनिस्ट क्या है, ऑप्शन सी हमारा आंसर है फेमिनिस्ट। फेमिनिस्ट क्या होता है? रेफर्स टू द सर्व शॉर्टेज ऑफ फूड, जिसमें सर्व शॉर्टेज होती है फूड की, रिजल्टिंग इन वायलेंट हंगर, जिसमें वायलेंट हंगर होती है और बहुत ज्यादा जिसमें भूख होती है, स्टार्वेशन होती है, क्लियर। तो ये जो फेमिनिस्ट का चीज थी, फेमिनिस्ट जो एक जिसमें सर्व शॉर्टेज ऑफ फूड आया, वो कहां से लेके कहां, किस पीरियड के बीच में आया? 1760 से लेकर 1943 के बीच में ये चला, क्लियर। और इंडिया वॉज हिट बाय द टेरिबल फेमिनिस्ट ऑन अ रेगुलर बेसिस, और इंडिया जो था बहुत ही टेरिबली इस फेमिनिस्ट से हिट हुआ ऑन द रेगुलर बेसिस। और ये मेनली किस स्टेट में या किस एरिया में था? वो था बंगाल। इसको प्लीज नोट कर लीजिए, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इसमें इंक्लूड नहीं किया गया, लेकिन होना चाहिए था। तो ये चीज जो थी बंगाल में सबसे ज्यादा हिट की गई थी, क्लियर। तो इसीलिए इसको फेमिनिस्ट बोला जा रहा था, क्लियर। ये हमारा आज का 5 क्वेश्चंस। होप दिस विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू, और मिलते हैं कल वाले लेसन में विद अनदर 5 क्वेश्चंस। और जाने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू थे, चैनल पे आपको अच्छा लगा वीडियो, तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर जरूर बताइए, और आने वाली वीडियोस के साथ जुड़े रहने के लिए
चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट नए क्वेश्चन के साथ, नए क्वेश्चंस जो 5 हम कर रहे हैं एमसीक्यूज के सीरीज के कल वाले लेसन में। थैंक यू सो मच रिगार्डिंग दिस वीडियो।